एक रात, एक कत्लेआम और एक लड़का जो नंगा पांव जंगलों और दरियाओं से गुजरता रहा। उस लड़के का नाम था अब्दुल रहमान जी। जब उसके तमाम रिश्तेदार कत्ल कर दिए गए, उसने हार नहीं मानी, वक्त का इंतजार किया। विजडम वेव्स चैनल में खुशामदीद। ये हमारी सीरीज अल-अंदलस मुस्लिम स्पेन का उरूज व ज़वाल की अगली किस्त है। जी हाँ। और आज हमारे पास जो ज़राए हैं वो हमें अब्दुल रहमान अव्वल की एक नाकाबिले यकीन कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, वो उमवी शहजादा जो मौत के मुंह से बच निकला और फिर मुस्लिम स्पेन में एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। जी, तो आज हम इन ज़राए का जायजा लेंगे कि कैसे एक शख्स, वो भी इतने मुश्किल हालात में, तारीख का धारा बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, 750 ईस्वी में दमिश्क से, जब अब्बासियों ने इनकलाब बर्पा किया। ये सिर्फ इख्तिदार की तब्दीली नहीं थी, उमवी खानदान के लिए तो ये क़यामत थी। अच्छा। ज़राए बताते हैं कि अब्बासियों ने मुनज़्ज़म तरीके से उमवी शहजादों को चुन चुन कर कत्ल किया। मतलब सिर्फ हुकूमत छीनना मकसद नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद था अमवियों का नामो निशान मिटाना। और इसी अफरा तफरी, इसी खून रेसी के दौरान एक 20 साला नौजवान अब्दुल रहमान इब्ने मुआविया किसी तरह बच निकला। जी, और ये फिरार खुद एक दास्तान है। हाँ, ज़राए जो तफसीलात बताते हैं, दरियाए फुरात में छलांग लगाना, ताकुब करने वालों से बचने के लिए तैरना, सहराओं की खाक छानना, गारों में छुटना, अजनबी इलाकों में पनाह लेना। ये महज भागना नहीं था, ये तो बका की जंग थी। बिल्कुल, और इस बका की जंग में उनकी वालदा के बर्बर कबीले का किरदार बहुत अहम रहा। शुमाली अफ्रीका में? जी, शुमाली अफ्रीका पहुंचकर उन्हें अपनी वालदा के रिश्तेदारों नफजा कबीले में पनाह मिली। वहाँ वो कई साल रहे? हाँ, कई साल गुजारे। और ज़राए इस अरसे को सिर्फ पनाह गुज़ीनी का दौर नहीं दिखाते। अच्छा। बल्कि एक मंसूबा बंदी का वक्त करार देते हैं। जैसे एक जगह इशारा मिलता है कि वो भागा नहीं था, वो बस जिंदा रह के वापस आना चाहता था। मतलब इंतकाम से ज्यादा बहाली का ख्याल था? जी, अपनी विरासत की बहाली का। बिल्कुल। और शुमाली अफ्रीका में रहते हुए उनकी नजरें समुंदर पार अल-अंदलस पर थीं, यानी स्पेन पर। हाँ, ज़राए बताते हैं कि वो वहाँ के हालात पर गहरी नजर रखे हुए थे। और वहाँ क्या चल रहा था उस वक्त? अल-अंदलस में उस वक्त सियासी इंतशार था, बहुत ज्यादा। मुख्तलिफ अरब और बर्बर कबाइल आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। और जो उमवी दौर के गवर्नर थे, यूसुफ अल-फहरी, उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ रही थी। तो अब्दुल रहमान ने सूरत हाल में एक मौका देखा। हाँ। बदले का नहीं, बहाली का। जी, आप कह सकते हैं कि ये मौका परस्ती से ज्यादा एक सोचा समझा कदम था, एक कैलकुलेटेड रिस्क। 755 ईस्वी में वो अपने चंद वफादार साथियों के साथ, ज्यादातर बर्बर थे वो जी, एक कश्ती में सवार होकर स्पेन के साहिल पर उतरे। बगैर फौज के, बगैर पैसे के? बिल्कुल, ना कोई मुनज़्ज़म फौज, ना खजाना, सिर्फ उनका नाम, उनकी उमवी शनाख्त। और अल-अंदलस में जो पुराने उमवी वफादार थे, उनकी हिमायत की उम्मीद। जी, ज़राए इस आमद को एक चिंगारी कहते हैं, जिसने अल-अंदलस की ठंडी राख में जैसे आग लगा दी। और वो चिंगारी वाकई आग बन गई। 1 साल से भी कम अरसे में उन्होंने मुंतशर उमवी हामियों और दूसरे गैर मुतमईन गिरोहों को अपने झंडे तले जमा कर लिया। ये उनकी कायदाना सलाहियतों और सफारती चालों का सबूत है। हाँ, ज़राए बताते हैं कि कैसे उन्होंने कबायली तवाज़ुन को समझा, यूसुफ अल-वहरी के मुखालिफिन को अपने साथ मिलाया और आखिरकार मसारा की जंग में फैसला कुन फतह हासिल की और कुर्तबा में दाखिल हुए। ये वाकई एक गैर मामूली कामयाबी थी। विजडम वेव्स पर हम ऐसी ही शख्सियत का जायजा लेते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं। जी बिल्कुल, और कुर्तबा पहुंचकर उन्होंने जो पहला और सबसे अहम फैसला किया, वो उनकी सियासी बसीरत का सबूत है। क्या फैसला था वो? उन्होंने खुद को खलीफा करार नहीं दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये बगदाद में अब्बासी खलीफा मौजूद था। उन्होंने अमीरुल अंदलुस का लक़ब इख्तियार किया। ओ, ये तो बहुत चालाकी का कदम था। इंतहाई दानिशमंदाना कदम। इस तरह उन्होंने अब्बासियों को बराहे रास्त चैलेंज नहीं किया, लेकिन अल-अंदलुस में अपनी मुकम्मल खुद मुख्तारी कायम कर ली। सही। और ज़राए इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि यही फैसला उनकी तवील हुक्मरानी की बुनियाद बना। तो गोया उसने ताज नहीं लिया, लेकिन पूरी राया जीत ली। बिल्कुल,
انہوں نے قرطبہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور یہاں سے اموی عمارت کی بنیاد رکھی، جو اگلے 250 سال تک قائم رہی۔ جی ہاں، اور یہ الاندلس میں امن، استحکام اور اس عظیم تہذیب کے آغاز کا نقطہ تھا جس نے یورپ کو صدیوں تک متاثر کیا۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، ان کی قابلیت کا اعتراف تو ان کے دشمنوں نے بھی کیا۔ عباسی خلیفہ المنصور نے؟ جی، ان کے سب سے بڑے دشمن نے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب المنصور کو عبد الرحمن کی کامیابیوں کی خبر ملی تو اس نے کہا وہ باز جال سے نکل گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اور اس شخص کے درمیان سمندر حائل کر دیا ہے۔ واہ! ایک اور روایت کے مطابق المنصور نے ہی عبد الرحمن کو صقر قریش یعنی قریش کا باز قرار دیا، اور یہ لقب تاریخ میں ان کی پہچان بن گیا، صقر قریش۔ جی بالکل۔ عبد الرحمن اول نے پھر 32 سال حکومت کی۔ جی 32 سال، اور یہ دور آسان نہیں تھا۔ اندرونی بغاوتیں بھی تھیں، بیرونی خطرات بھی، لیکن وہ ان سب پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ بالکل۔ انہوں نے صرف ایک سلطنت نہیں بچائی بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ان کی کہانی واقعی یہ سبق دیتی ہے کہ کیسے ایک فرد کا عزم اور بصیرت تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ جی، جو شخص سب کچھ کھو چکا تھا اس نے نہ صرف اپنی بقا کو یقینی بنایا بلکہ ایک ایسی میراث قائم کی جو آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ ذرائع ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بار بار اجاگر کرتے ہیں۔ تو جو بھاگا تھا وہ ہارا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ جسے سب بھول گئے تھے اس نے تاریخ لکھی۔ عبد الرحمن اول کی کہانی راکھ سے اٹھ کر ایک عظیم الشان سلطنت کی تعمیر کی داستان ہے۔ صحیح کہا۔ اگلی قسط میں ہم ان ذرائع کا جائزہ لیں گے جو بتاتے ہیں کہ قرطبہ کا آغاز کیسے ہوا، کیسے عبد الرحمن اور ان کے جانشینوں نے اسے علم، ثقافت اور تہذیب کا ایک عالمی مرکز بنایا۔ جی، وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تو وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ جی، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ شکریہ۔